हे ईश्वर, यह तूने क्या किया? बड़ी मुश्किल से तो गुजारा हो पा रहा था और ऊपर से तेरी यह आपदा। अब तो यहाँ कोई भी नहीं रुक रहा है। मुझे लगता है यहाँ रुकना ज्यादा उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी फसलें और खेत खलिहान सभी नष्ट हो गए हैं, जिससे हमें यहाँ काम भी नहीं मिलेगा और यहाँ अकाल जैसी स्थिति आ गई है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। अब हमें यहाँ से निकलकर किसी दूसरे गांव में जाकर काम देखना पड़ेगा, तभी अपना भरण पोषण हो पाएगा। हाँ, भाग्यवान। और दोनों उस गांव से दूसरे गांव की ओर चल देते हैं। वह दोनों एक गांव में पहुंच जाते हैं। हरिया गांव वालों से बात करता है। क्या भैया, इस गांव में कुछ काम मिलेगा? भैया, हमारे पास तो कोई काम नहीं है। एक बार आप मुखिया जी के पास जाकर काम की पूछ लो, कहीं उनके पास हो। दोनों गांव के मुखिया से मिलने के लिए मुखिया के घर पर जाते हैं। अरे भैया, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? हम पास ही के गांव से आए हैं। हम काम की तलाश में आपके यहाँ आए हैं। अगर कुछ काम हो तो बताइए। अभी तो कुछ काम नहीं है। अगले ही महीने 4 लोगों को काम पर रखा है। अभी तो कोई काम नहीं है। आप और कहीं काम देख लीजिए। हरिया और हरिया की पत्नी निराश होकर दूसरे गांव की ओर चल देते हैं। इसी प्रकार चलते चलते वह एक और गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन उनको कोई काम नहीं मिलता। हे ईश्वर, इतनी क्यों परीक्षा ले रहा है? 2 दिन से लगातार काम ढूंढ रहे हैं, कुछ तो कर। अब तो ज्यादा खाने की वस्तुएं भी नहीं बची। विश्वास रखो, जरूर ईश्वर हमारी सुनेगा। इसी प्रकार चलते चलते वह एक और गांव में पहुंच जाते हैं और हरिया गांव वालों से काम की पूछता है। तो गांव वाले हरिया को जमींदार के घर का पता बताते हैं। शायद उनके यहाँ कुछ काम हो। हरिया अपनी पत्नी के साथ जमींदार जी के घर के सामने पहुंच जाता है। अरे भाई, रुको, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? अरे नहीं भैया, नहीं घुस रहे। हमें जमींदार जी से मिलना है। हाँ, यही रुको, मैं जमींदार जी को बुलाकर लाता हूँ। जी भैया। नौकर जमींदार जी को बुलाने के लिए चला जाता है। नौकर जमींदार जी से कहता है, हमारे घर के दरवाजे पर एक आदमी और एक औरत काम की तलाश में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जमींदार उनसे मिलने के लिए दरवाजे पर आ जाता है। अरे भैया, कहाँ से आए हो और आपको किस प्रकार का काम चाहिए? हम पास ही के गांव से आए हैं, जिसमें बाढ़ की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया है। इसलिए जो भी काम मिलेगा वो काम हम कर लेंगे। काम तो है भैया, लेकिन हम आपको दिन मजदूरी कम ही दे पाएंगे, क्योंकि पता नहीं आप कैसा काम करके देंगे। इसलिए हम आप दोनों का 25-25 रुपए दिन का देंगे। इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। मंजूर हो तो बताओ। जी जमींदार जी, मंजूर है। तो फिर कल से लग जाना काम पर। जमींदार अपने नौकर को बुलाता है और बोलता है, कल इनको खेत और खलिहान दिखा लाना और इनको काम भी बता देना। जी मालिक। जमींदार जाने लगता है तो इतने में ही हरिया की पत्नी बोलती है, जमींदार जी, हम काम तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है। अगर रहने की व्यवस्था कर देते तो और भी अच्छा रहता। जी, क्यों नहीं। खेतों पर एक घर है, उसमें आप रह लेना और वहीं काम करना। दोनों वहीं जमींदार जी के यहाँ रुकते हैं। दोनों सुबह उठकर नौकर के साथ खेत पर चल देते हैं और धीरे धीरे खेत पर पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा खेत और हम 2 काम करने वाले। अरे ना भैया, घबराई मत। मालिक ने आपको सिर्फ इसमें से आधा खेत दिया है, बाकी का खेत मालिक दूसरे मजदूर को देंगे। फिर तो बढ़िया है भैया। चलो, अब खेत तो दिखा दिया, अब घर और दिखा दो। तीनों खेत से निकलकर घर की ओर चल देते हैं। जैसे ही घर के पास पहुंचते हैं तो घर में दरवाजा नहीं है और उसकी छत भी सही नहीं थी और उसकी जगह जगह दीवार भी टूट रही थी। यह घर तो पूरा खंडहर बना हुआ है। इसकी मरम्मत बड़ी मुश्किल से हो पाएगी। रहना है तो रहो,
यही घर है, वरना और कहीं देखो अपनी व्यवस्था। इतना कहकर नौकर वहां से चल देता है। हरिया और हरिया की पत्नी उस घर को देखकर बड़ा उदास होते हैं। एक तो जमींदार ने मजदूरी के कम रुपए दिए और ऊपर से यह खंडहर घर दिया रहने के लिए। इससे अच्छा तो पहले वाला गांव ही बढ़िया था। क्या करें भाग्यवान, ईश्वर को मंजूर ही नहीं था कि हम वहां रुके। अब तो जो भी कुछ करना है यही करना होगा। यहाँ कैसे रह पाएंगे? कहीं और दूसरे गांव में काम देख लेते हैं। हरि भाग्यवान, यही काम बड़ी मुश्किल से मिला है। अब और कहाँ भटकेंगे? इसी में अच्छे से मेहनत करेंगे और रुपये जोड़कर एक अच्छा सा घर बना लेंगे। हरिया अपनी पत्नी को मना लेता है और दोनों उस घर की साफ सफाई करते। देखो अब कितना सुंदर लग रहा है घर। हाँ, यह आपकी और मेरी मेहनत का कमाल है। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। इसी मेहनत से हम अपने लिए अपना खुद का घर बनाएंगे। दोनों को शाम हो जाती है। हरिया सुबह उठकर खेतों की ओर चल देता है और हरिया की पत्नी घर के कामों में लग जाती है। हरिया अपने काम में खूब मेहनत करता है। और उसकी फसल दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती है। उसके खेतों की फसल आसपास के खेतों से अच्छी दिखती है, जिसमें हरिया और हरिया की पत्नी की मेहनत झलकती है। और जमींदार भी आ जाते हैं अपने खेतों की फसल देखने के लिए। और भाई हरिया, तुम्हारी फसल तो सबसे अच्छी दिख रही है और हमने सुना है तुम मेहनत भी खूब कर रहे हो। हाँ जमींदार जी, आपकी कृपा से फसल अच्छी हुई है। अरे नहीं भैया, ये हमारी कृपा नहीं, आपकी मेहनत है। और उस साल हरिया वाली फसल सबसे ज्यादा निकलती है। इसी मेहनत का हम तुम्हें इनाम देते हैं। अब से तुम्हारी रोज की मजदूरी 2 गुनी कर दी। अब आपको 50-50 रुपए दिन मजदूरी मिलेगी। हरिया इतना सुन बड़ा खुश होता है। और अपनी पत्नी को जमींदार की सारी बातें सुनाता है, जिससे हरिया की पत्नी भी बड़ा खुश होती है। इसी प्रकार वह अगले वर्ष भी अपने खेतों में जमकर मेहनत करता है। और जमींदार को फिर से सबसे ज्यादा फसल निकाल कर देता है। ऐसे ही साल दर साल हरिया और उसकी पत्नी मेहनत करते हैं। ऐसे 5 साल निकल जाते हैं और हरिया के पास काफी रुपए भी इकट्ठे हो जाते हैं। इस साल और अच्छे से मेहनत कर लें और अगले साल अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेंगे। हाँ, तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन अपन तो यहाँ बीच खेतों में अकेले रहते हैं। अगर किसी ने अपने रुपये चोरी कर लिए तो अपनी मेहनत फिर से पानी में बह जाएगी। हाँ, तेरा कहना भी सही है। आज ही मैं यह रुपए लेकर जमींदार जी के यहाँ जाता हूँ
और उनके यहाँ यह रुपए रखाऊंगा। हाँ, यही सही रहेगा और हम बेफिक्र होकर अपना काम कर सकेंगे। हरिया अपने रुपए लेकर जमींदार जी के यहाँ चल देता है और जमींदार जी से जाकर मिलता है। अरे हरिया, तुम यहाँ बताओ भाई, क्या हुआ? सब कुशल मंगल तो है या कोई मदद चाहिए? नहीं नहीं जमींदार जी, सब कुशल मंगल है, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। तो फिर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं जमींदार जी, यह थोड़े रुपए इकट्ठे हो गए थे, इन्हें आपके पास रखने आया था, क्योंकि हम दोनों तो खेतों के काम में लग जाते हैं और घर पर भी कोई नहीं रहता और आजकल चोरी भी ज्यादा हो रही है, इसलिए आपके पास यह रुपए रखने आया था। देखो हरिया, मैं भी अपने घर पर ज्यादा रुकता नहीं हूँ और बच्चे भी बाहर रहते हैं, जिससे यह रुपए तो मैं अपने पास नहीं रख पाऊंगा, लेकिन यहाँ दलचंद सेठ रुपयों को रखता है। तुम उनके पास चले जाओ और उनको मेरा नाम बता देना, वह तुम्हारे रुपए रख लेगा। हरिया जमींदार जी की बातों को मानकर दलचंद सेठ के यहाँ चल देता है। अरे भाई, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके पास जमींदार जी ने भेजा है। मेरा नाम हरिया है और मेरे पास कुछ रुपए हैं जिनको मैं आपके पास रखने के लिए आया हूँ। कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? मेरे पास सेठ जी 20,000 रुपए हैं। आजकल चोरी चकारी भी ज्यादा चल रही है, तुमने सही किया बेटा जो तुम यहाँ आ गए, अब तुम्हारे पैसे भी सुरक्षित हो गए हैं। इसमें 20,000 रुपए हैं सेठ जी, संभाल के रखना। हाँ हाँ बेटा, तुम बेफिक्र रहो और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। हरिया वहां से चला जाता है। आज तो मोटी रकम हाथ लगी है, अब मैं इसको एक भी रुपया वापस नहीं करूंगा। इधर हरिया अपने खेतों में फिर से मेहनत करता है और ऐसे ऐसे 2 साल गुजर जाते हैं। अब तो हमारे पास कुछ और रुपये हो गए हैं। अब जाकर उस सेठ जी से रुपए ले आते, जिससे अपने लिए जगह लेकर घर बना लेते। जी भाग्यवान, आज ही जाता हूँ अपने रुपए लेने के लिए सेठ जी के यहाँ। हरिया सेठ जी के यहाँ चल देता है। राम राम सेठ जी। राम राम बेटा। मुझे पहचाना सेठ जी? आज से 2 साल पहले आया था आपके पास। नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, तुम कौन हो? अरे सेठ जी, मैं हरिया, जमींदार जी के यहाँ से। मैंने तो नहीं पहचाना बेटा, अब गांव और जमींदार के यहाँ से तो बहुत लोग आते हैं। सेठ जी, आज से 2 साल पहले मैंने आपके यहाँ 20,000 रुपए रखे थे, वो ही लेने आया हूँ। ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, अगर तुम्हारे पास कोई कागज हो तो बताओ। नहीं सेठ जी, आपने तो मुझे कोई कागज नहीं दिया था और न ही मेरे पास कोई कागज है। भाई, मेरे यहाँ तो सिर्फ कागज पर काम चलता है, अगर तुम्हारे पास कोई कागज हो तो बताओ। दलचंद हरिया की एक भी नहीं मानता, जिससे हरिया दलचंद से बहस करने लगता है। अरे कल्लू और बल्लू, इसको मारो, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। इतना सुन, कल्लू और बल्लू हरिया पर लौट की बारिश कर देते हैं। साले को तब तक मारो जब तक यह बेहोश ना हो जाए। सेठ के नौकर हरिया पर दे लठ द लठ उसको अधमरा कर देते हैं, जिससे हरिया को ना तो सही से चलने की बन पा रही थी और ना ही वह अपने पैरों पर सही से खड़ा हो पा रहा था। वह हरिया को देखने के लिए गांव की ओर चल देती है। जैसे ही वह हरिया को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दौड़कर उसके पास जाती है। ये हाल दलचंद सेठ ने किया है, उसने हमारे साथ बेईमानी की है। वो अपने रुपए खा गया। जब मैंने उससे रुपयों के लिए बहस की तो उसने मुझे अपने गुंडों से पिटवाया। हरिया की पत्नी लाचार और अकेली उस सेठ का क्या करेगी, तो वह अपने मन को शांत करके और पति को सहारा देकर घर ले जाती है और हरिया की चोटों पर दवाई का लेप लगाती है। अरे रामू, हरिया आज खेतों में नहीं दिख रहा है, कहीं गया है क्या? जमींदार जी पता नहीं, वह तो कल भी नहीं आया खेतों में और कहीं जाता भी नजर नहीं आया। मालूम नहीं कहीं बीमार तो नहीं हो गया। हाँ चलो, मैं उसे घर पर जाकर देखता हूँ। आखिर क्या हुआ जो हरिया आजकल खेतों में नहीं आ रहा?
जमींदार जी घर के पास पहुंच जाते हैं और हरिया को आवाज लगाते हैं। हरिया, ओ हरिया। हरिया जमींदार जी की आवाज सुनकर बाहर निकलता है, लड़खड़ाता हुआ। अरे ये तेरा हाल कैसे हुआ और ये छोटे कैसे लगी तुझे? कुछ नहीं जमींदार जी, ये छोटे सेठ के लोगों ने दी है। क्यों भाई, उन्होंने क्यों दी? मैंने आपसे पूछकर जो रुपए उसके पास रखे थे, परसों उन्हें लेने के लिए सेठ के यहाँ गया था, तो उसने मुझे पहचाना ही नहीं और मेरे रुपए भी नहीं दिए और उसने गुंडों से भी पिटवाया। अरे नहीं हरिया, इतना बेईमान निकला दलचंद सेठ, तभी तो मैं बोलूं इतनी जल्दी उसकी इतनी संपत्ति कैसे हो गई? लोगों को ऐसे ही चुना लगा रहा है। हाँ जमींदार जी, पता नहीं कितने गरीबों के पैसे खाकर बैठा है। चल, तेरे पैसे निकालने की एक स्कीम है, मैं जैसे बोलूं वैसा करना पड़ेगा। हरिया जमींदार जी की बातों को मान लेता है और जमींदार हरिया के कानों में कुछ गुनगुनाते हैं और हरिया समझ जाता है कि आगे क्या करना है। जमींदार वहां से चले जाते हैं। और सुबह जमींदार जी अपना बैग तैयार करके दलचंद सेठ के यहाँ पहुंच जाते हैं। अरे जमींदार जी, आप यहाँ, आप हमको बुला लेते, हम आ जाते आपसे मिलने के लिए। अरे नहीं सेठ जी, हमने सोचा हम आपको क्यों परेशान करें, हमारा काम है तो हम ही चले आए आपके पास। दलचंद ने जमींदार जी के हाथ में बैग देखकर सोचा, आज तो मोटे रुपए मिलने वाले हैं, और अपने मन में सोचता है यहाँ की सारी संपत्ति बेचकर और इन रुपयों से शहर में एक मस्त आलीशान घर खरीदूंगा और मस्त रहूंगा उसमें। अरे जमींदार जी, कैसे आना हुआ, बताइए। अरे कुछ नहीं सेठ, मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए शहर जा रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो मैंने सोचा आजकल चोरी का भी माहौल है, तो क्यों ना मेरे रुपयों को आपके पास रख दूं, क्योंकि इस गांव में आप ही एकमात्र विश्वास पात्र हो। क्यों नहीं जमींदार जी, बताइए कितने रुपए रखना है आपके? इस बैग में 1 लाख रुपए हैं, ये रख लीजिए। इतने में ही वहां पर हरिया आ जाता है, जिससे सेठ के चेहरे का नूर उतर जाता है। अरे हरिया, तुम यहाँ, मैं तुम्हारा कल से इंतजार कर रहा हूँ। वह क्या है ना, मुझे लगता है कि अब मुझ पर बुढ़ापे का असर दिखने लग गया है, जो मैं तुम्हें उस दिन पहचान नहीं पाया। मैं तुमसे उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ, और जो मेरे लोगों ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था उसके लिए भी माफी मांगता हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे रुपए मैंने संभाल के रख रखे हैं उसी दिन के। दलचंद हरिया को उसके पैसे लौटा देता है। हाँ सेठ जी, हो जाती है बुढ़ापे में कभी कभी गलती। और जमींदार जी भी अपने पैसे देकर वहां से आ जाते हैं। और दलचंद बैग को खोलकर देखता है। जैसे ही वह बैग में देखता है तो उसकी सूटी पुट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि उस बैग में कागज ही कागज थे। और दलचंद ने लालच की वजह से जमींदार के सामने बैग खोलकर भी नहीं देखा था। दलचंद, गयो तू तो आज लालच के चक्कर में गयो, जितना कमाया नहीं उतना देना पड़ेगा। और इसी सोच में दलचंद को रात भर नींद भी नहीं आई। जैसे ही सुबह होती है तो जमींदार जी दलचंद के पास आ खड़े होते हैं। जमींदार जी, आपके बैग में तो पैसे निकल ही नहीं थे। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो आपके पूरे 1 लाख रुपए दिए थे और यह रहा आपका कागज। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आज मेरे पैसे चाहिए। मैंने आपके बैग के साथ कोई हेरा फेरी नहीं की है, मेरा विश्वास मानिए। जमींदार दलचंद की एक भी बात नहीं मानता और जमींदार अपने नौकरों को अंदर बुला लेता है। जैसे ही नौकरों के हाथ में लट देखता है तो सेठ समझ जाता है कि जो मैंने हरिया के साथ किया था वह गलत था। और सेठ फट से जमींदार के पैरों में पड़ जाता है और बोलता है, मैं आज के बाद किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा और ना ही मैं अपने गुंडों से किसी को पिटवाऊंगा। जिससे दलचंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस बात को जमींदार भी समझ जाते हैं और बोलते हैं, मेरा काम तो कल ही पूरा हो गया था, लेकिन तुझे सबक सिखाना भी जरूरी था, जिससे तू आने वाले समय में किसी के साथ बेईमानी ना कर सके।
और कुछ समय बाद हरिया भी अपने लिए अपना एक खुद का घर बना लेता है और उस घर में दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी से